क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। अब ये हमारा टॉपिक है। तो पहले हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस फॉर मोर देन 30 ईयर्स। मतलब 30 ईयर्स या उससे ज्यादा अरसे के लिए जब आप एवरेज किसी जगह का कोई वेदर जो आप देखते हैं तो वो क्लाइमेट कहलाता है। तो क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डिपेंड ऑन द अमाउंट sunlight it receives, its height above sea level, the shape of the land, and how close it is to oceans। यानी क्लाइमेट में हम चीजें क्या देखते हैं? चार पांच चीजें हैं कि वहां पे सूरज निकलता है, सी लेवल से वो एरिया कितना ऊंचा है, मतलब कितनी हाइट पे है और जिस जमीन पे रहता है उसकी शेप कैसी है, वो सहरा है, वो पहाड़ है, वो टीले हैं, वो सैंडी रीजन्स हैं, वो क्या है, और उसके अलावा ओशंस के करीब कितना है वो, ये देखते हैं हम क्लाइमेट में। तो दुनिया का जो क्लाइमेट है, ग्लोबल क्लाइमेट इज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लैनेट एज अ होल। दुनिया को हम पूरा एक हम प्लैनेट समझते हैं उसके क्लाइमेट को, विद ऑल रीजनल डिफरेंसेस एवरेज। तो उसमें ऑन एवरेज जितने भी रीजन्स हैं, रीजन्स को हम कंटिनेंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे दुनिया में 7 कंटिनेंट्स हैं, तो हर कंटिनेंट का एक रीजन वो कहलाता है, और हम उसके उस रीजन के क्लाइमेट को ऑन एवरेज देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये क्लाइमेट था। अच्छा, क्लाइमेट में दुनिया में तेजी से चेंजेस आ रही हैं, इस पे काफी बात हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज इज द चेंज इन द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम रेंज फ्रॉम डिकेड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या है? क्लाइमेट चेंज असल में एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा जाता है कि एक टाइम पीरियड में या एक टाइम पीरियड की रेंज में या कुछ अशरों से कितनी चेंजेस आ रही हैं, मतलब पिछले 10 सालों से या पिछले 20 सालों से या डिकेड एंड हाफ, मतलब 15 सालों से क्या चेंजेस आई हैं वेदर में, कितना, यानी आपका गर्मियों का मौसम लंबा होता जा रहा है या सर्दियों का मौसम छोटा होता जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो क्लाइमेट चेंज इज आल्सो नोन एज एंथ्रोपोजेनिक, ये भी हम इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज को। यानी ये जो मतलब इन्वायरमेंटल साइंस वाले हैं वो इसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग भी इसको कहते हैं, क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और इट इज रेफर्ड एज प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड बाय ह्यूमन। और ग्रीन हाउस जब आप बनाते हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, उससे भी आपका क्लाइमेट चेंज होता है। द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जब आप फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जैसे कोयला है, जैसे गैस है, जैसे ऑयल है, तो ये भी डेंजरस होते हैं। इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है। इट रिलीज CO2 इनटू एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में कार्बन छोड़ते हैं, तो इसलिए भी ये डेंजरस होते हैं। अब एक चीज, कुछ लोग जो है ना क्लाइमेट और वेदर को मिक्स कर जाते हैं। हालांकि वेदर और चीज है, क्लाइमेट और चीज है। तो वेदर इज शॉर्ट टर्म, वेदर मौसम जो है ये तो एक मतलब सीजन जो जो आपका वेदर होता है ये कोई 2 माह का, 3 माह का, 6 माह का होता है। तो वेदर इज शॉर्ट टर्म, वेरी फ्रॉम 1 डे टू नेक्स्ट डे। मतलब ये हो सकता है कि आज जी रेनी सीजन है, आज सनी है, ठीक है, आज जो है फॉग है, तो ये मतलब वेदर तो इतना का ही होता है। और इवन विद इन सेम डे, ठीक है, कि सुबह बारिश हो रही होती है और शाम को मतलब साफ होता है, ऐसा भी होता है। तो क्लाइमेट ऑफ अ रीजन और सिटी is averaged weather
ओवर मैनी ईयर्स। जो क्लाइमेट है किसी रीजन का या किसी शहर का, उसमें कई सालों की एवरेज निकाली जाती है, हम उसे क्लाइमेट का नाम दे देते हैं। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीजन्स, और ये मुख्तलिफ सीजन्स में मुख्तलिफ होता है। चेंजेस वेरी स्लोली, और बड़ी बड़ी आस्था से जो अपना क्लाइमेट है बड़े आस्था चेंज होता है। वेदर तो बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है। वेदर तो इवन आपका दिन में भी 2-3 वेदर हो सकते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट है उसको सालों लगते हैं, अशरे लगते हैं, यानी डिकेड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। कॉजेस क्या हैं? क्या कॉजेस हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज होता है? कुछ तो फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैन मेड फैक्टर्स हैं। मसलन ग्रीन हाउस इफेक्ट है। हम ग्रीन हाउस बनाते हैं तो उस वजह से जो है आपका चेंज होते हैं, आपका क्लाइमेट चेंज होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है। गैसेस दैट प्ले अ पार्ट इन क्लाइमेट चेंज, और वो गैसेस, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो क्लाइमेट चेंज का मतलब, जैसे कार्बन की हम पीछे बात कर रहे थे, तो उससे क्लाइमेट चेंज होता है। कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे वैल्कनिक इरप्शंस हैं, यानी वो लावा फूटता है, ठीक है, उसकी वजह से जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह आ जाते हैं। ओशंस करंट्स हैं, या सोलर रेडिएशंस है, या अर्थ ऑर्बिटल चेंजेस है, यानी जो जमीन की प्लेटें भी तो चेंज होती ना, उसका ऑर्बिट भी तो चेंज होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है? अभी देखिए, ग्रीन हाउस एक यहाँ पे बनाया हुआ है जो कि सूरज की शुआओं को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब सूरज की शुआएं ज्यादा ग्रीन हाउस की वजह से जमीन पे आएंगी, तो आपकी जो ग्लोब है वो वार्म होती, गर्म होती। गैसेस दैट प्ले अ पार्ट इन क्लाइमेट चेंज, ये आप देखें, जब फैक्ट्रियां और कारखाने जहाँ पे केमिकल इस्तेमाल होता है, तो उनकी ये चिमनियों से जब निकलता है धुआं, तो कार्बन जो है ना, कार्बन वो एटमॉस्फेयर में जाती है, तो उसकी वजह से जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा वार्म होता है। तो ये गैसेस की वजह से हो गया। तो नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं? एक तो वैल्कोनिक इरप्शंस की हमने बात की, ओशन करंट्स की बात की, सोलर रेडिएशंस की, और अर्थ ऑर्बिटल चेंजेस की। तो इसमें जो वैल्कनीज इरप्शंस हैं ये है, ये देखें आप, ये लावा फूट रहा है पहाड़ों के अंदर। जब ऐसा होता है तो जमीन की जो प्लेटें हैं वो हिलती हैं और जलजले आते हैं। ओशन करंट्स की बात करें तो वहां पे इस तरह लहरें आती हैं, पूरे पूरे इलाकों में डिस्ट्रप्शंस करती हैं, ब्रीज चलती है, उसकी वजह से मौसम, वेदर जो है वो चेंज होते हैं। सोलर रेडिएशंस की बात करें, सोलर रेडिएशंस सोलर रेडिएशंस जो है उसकी वजह से जो है वेदर चेंज होता है। वेदर चेंज होता है तो जारी बात है फिर के उसके साथ क्या कहते हैं उसे, वेदर, मुख्तलिफ किस्म के वेदर्स को ऐड करें तो क्या बनता है? वेदर जो है, वेदर से बड़ा यूनिट क्या है? हम अभी कौन एटमॉस्फेयर। हम अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्लाइमेट चेंज का सर। हाँ, वो छोटे छोटे वेदर्स को ऐड कर दें तो क्लाइमेट बन जाता है। तो बात मैं ये कर रहा था कि सोलर रेडिएशन से भी आपका क्लाइमेट चेंज होता है। उसके अलावा जी अर्थ ऑर्बिटल चेंजेस हैं, इस तरह होती हैं, और मतलब उसके सेंटर चेंज होते हैं। अर्थ जो है वो जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अर्थ जो है ना घूम रही है, तो उसके सेंटर चेंज हो रहे हैं। अर्थ जो है ना, मतलब जब वो गर्दिश करती है तो उसके सेंटर्स चेंज होते हैं। नताइज क्या निकलते हैं, कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं? कंसीक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज में मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सी लेवल। एक तो ये कि बर्फ पिघलती है ज्यादा, और जो बर्फ जब पिघलती है तो वो नदी नालों की सूरत में दरियाओं में आती है, दरिया समंदरों में दाखिल होते हैं, तो जो सी लेवल है यानी समंदरों का पानी है वो ज्यादा
ज्यादा ऊपर आता है। उसके अलावा एक्सट्रीम वेदर, शिफ्टिंग रेनफॉल, तो आपका जो वेदर है वो एक्सट्रीम पे चला जाता है, रेनफॉल जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। रिस्क फॉर ह्यूमन हेल्थ, और जो इंसानी हेल्थ है वो रिस्क में पड़ जाती है। कॉस्ट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी, तो उसकी कॉस्ट सोसाइटी को बियर करना पड़ती है, और सोसाइटी की जो इकोनॉमी है वो भी जारी बात है डिस्टर्ब होती है। रिस्क फॉर वाइल्ड लाइफ, और जो वाइल्ड लाइफ है वो भी खतरे में आ जाती है जब क्लाइमेट चेंज होता है। तो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के क्या इफेक्ट्स हैं? पाकिस्तान मेनली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निकल रिसोर्सेज, उसके अलावा एडिकेट मॉनेटरी सिस्टम है, जहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज के जो रिजल्ट्स आते हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको बस ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर किस किस तरह के एरियाज हैं जहाँ पे क्लाइमेट जो है मुख्तलिफ होता है। जैसे रीजन्स के लिहाज से नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न हाईलैंड्स हैं एरिया, उसमें आते हैं चित्राल के एरियाज आते हैं हाईलैंड जोन में। चित्राल है, मरी है, मुजफ्फराबाद है, क्वेटा है, कलात है और वजीरिस्तान है। ठीक है। क्लाइमेट जो है यहाँ का, विंटर्स आर कोल्ड एंड स्नोई, यहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है और यहाँ पे स्नोफॉल होती है। आपको पता ही है, मरी आप अक्सर जाते होंगे। समर रिमेन शॉर्ट एंड माइल्ड, लेकिन जो मौसम गर्मा है वो एक तो छोटा होता है, दूसरा ये कि वो ब्राय नाम है। उसके अलावा लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे कम होती हैं इन एरियाज में। लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि मतलब वो स्नो, मतलब लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनका टूरिज्म ही है ज्यादा, बस। उसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं है, ना कुछ उगता है, ना क्रॉप्स होती हैं, और इसके अलावा कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। अरिड जोन की बात करें तो अरिड जोन में जो रीजन आते हैं उसमें साउथ ईस्टर्न डेजर्ट आते हैं, साउथ वेस्टर्न बलोचिस्तान आता है। एरियाज इसमें खराम, खराम डेजर्ट साउथ वेस्टर्न बलोचिस्तान है, साउथ ईस्टर्न डेजर्ट है। यहाँ का क्लाइमेट विंटर आर कोल्ड, यानी सर्दियों में ज्यादा सर्दी होती है बिकॉज लो एंगल ऑफ सन, और उसके अलावा समर आर हॉट बिकॉज ऑफ हाई एंगल ऑफ सन। तो यानी गर्मियां भी गर्म होती हैं, सर्दियां भी सर्द होती हैं। और उसके अलावा जो इन एरियाज में लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, लाइफ नॉर्मल है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है इन एरियाज में, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो मोस्टली तिजारत पे डिपेंड करती है, क्रॉप्स इतनी इन एरियाज में नहीं होती। ठीक है, मतलब ये जो ये इनके साथ साथ के जो एरियाज हैं, ईरान का बॉर्डर है या अफगानिस्तान का, वहां से ये ट्रेड करते हैं, इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे होती है। फिर लो लैंड जोन है, तो इसमें रीजन्स में आता है इंडस प्लेन, एक्सपेक्ट एंड द कोस्टल एरियाज। रीजन मतलब कौन से हैं? एक तो इंडस प्लेन आता है, यानी हम इस दरिया की बात कर रहे हैं, इंडस रिवर की बात कर रहे हैं, और कुछ साथ कोस्टल एरियाज भी आते हैं। इस्लामाबाद एरियाज में नाम जिनके हमने रखे हुए हैं कोस्टल एरियाज में, इस्लामाबाद है, सियालकोट है, सरगोदा, मुल्तान, जैकबाबाद और सखर है। तो इसमें कुछ एरियाज पंजाब के आ गए, और उसके अलावा जैकबाबाद और सखर जो है ये वहां के आ गए, सिंध के, और इस्लामाबाद कैपिटल है। सरगोदा और सियालकोट और मुल्तान ये पंजाब के हैं। क्लाइमेट की बात करें तो विंटर्स आर कोल्ड, एक्सट्रीम क्लाइमेट विद लॉट समर। यहाँ अच्छी है, लाइफ भी अच्छी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यहाँ पे खूब होती हैं। एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है, सर्विसेज सेक्टर भी है। आपको ज्यादा आवाजें जो है, मेरी आवाज ज्यादा आ रही है या गानों की आवाज तो नहीं आ रही ज्यादा? सर ये दोनों आ रही हैं। दोनों आ रही है। गली में शादी है और उन्होंने बहुत ही कोई ऊंचा करके लगाया हुआ है,
हालांकि मैं दरवाजे सारे बंद करके बैठा हूँ, लेकिन कोई वो बात नहीं सर, खैर लैपटॉप के ऊपर होता है ना इकोसिस्टम, उसका इस तरह का होता है। हम्म तो सर ये जो ये तो अरे, इससे रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन आएगा? ये ये थोड़ी क्वेश्चन जन ये डिटेल में मैं बता रहा हूँ ना। ठीक आपने एक चीज के बारे में आपने बिल्कुल श्योर रहना है कि उसने हाँ जी अगर आपको जी पूछा है ना, तो आपने जी का ही आंसर देना है। उसने अगर आपको ए पूछा है ना, तो आपने ए का ही आंसर देना है। अपने कभी भी आपने सीएसएस के पेपर में इररेलेवेंट जवाब नहीं देना। आपने इररेलेवेंट लिखना शुरू नहीं किया, उसने क्रॉस कर देना है वहां पे। तो आपने ठीक इररेलेवेंट कभी भी आंसर नहीं देना। मैं जो टॉपिक रखता हूँ, मैं आपको एंड पे बता दिया करता हूँ कि आपने इसमें ये लिखना है और ये नहीं लिखना। उसने कहा है आपको कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि हम हेल्थ इफेक्ट्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ जो इकोनॉमी पे इफेक्ट्स आते हैं वो लेंगे। अब हमारी इकोनॉमी जो है क्लाइमेट चेंज से कैसे अफेक्ट होती है, उसमें अभी कैटेगोरिकली अगला जो सेशन आ रहा है ना, उसमें इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी होंगे, मेजर्स भी होंगे, और एग्रीकल्चर के ऊपर भी इफेक्ट्स होंगे। और याद रखना, जो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट आएंगे या उसके इंडस्ट्री पे इफेक्ट आएंगे या इकोनॉमिक इफेक्ट्स आएंगे, वो सारे इकोनॉमिक है। क्योंकि एग्रीकल्चर हम इकोनॉमी की है ना, मतलब लोग मुनाफे के लिए एग्रीकल्चर में काम करते हैं ना। जी तो वो सारे इकोनॉमिक होंगे। आपने वहां पे नाम नहीं लेना कि मैं एग्रीकल्चरल इफेक्ट्स इसकी लिख रही हूँ, या मैं कोई अलहदा से इंडस्ट्रियल इसके इफेक्ट्स लिख रही हूँ क्लाइमेट चेंज के। आपने ऊपर जो मेन आपका हेड है वो आपने इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही देना है, कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। उसके नीचे आपने अपना आंसर एक्सपैंड करते जाना है। सिर्फ आपने इसका इंट्रो देना है। इंट्रो जब आप 1 1.5 2 पेज पे आप जितनी जल्दी आप उसे शट कर लेंगे, ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप अपने इंट्रो को जितनी जल्दी मर्जी आप स्टॉप कर, मतलब ये आपकी उस पे एबिलिटी पे आता है। तो आपने 1 1.5 2 पेजेस पे इंट्रो को आपने स्टॉप करना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो हार्ट ऑफ द मैटर उसने पूछा इंट्रो के बाद, उसने पूछा कि जी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं पाकिस्तान में। तो जी वो आपने मेन हेड इकोनॉमी का ही देना है कि इकोनॉमी के ऊपर ये इफेक्ट्स आते हैं। नीचे आप एग्रीकल्चर वाले पॉइंट्स भी लिखें, आप इंडस्ट्री वाले भी लिखें, और जो प्योर इकोनॉमी वाले पॉइंट है वो भी आप लिखें। ठीक है, और याद रखिएगा जो भी इफेक्ट आते हैं ऑटोमेटिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका इफेक्ट इकोनॉमी पे ही होता है। मतलब अगर हेल्थ के इश्यूज आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो फर्क तो हाँ जी इकोनॉमी पे पड़ता है ना उसका भी। लेकिन जी आपने उनको नॉमिनेट उस तरह नहीं करना। आपने सिर्फ अपने आपका फोकस ये होना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में उसको आपने आंसर देना है। इररेलेवेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर ठीक है ना सीएसएस का, वो एक पुराना और खास माइंड सेट के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, उसको आपने थोड़ा आप डी ट्रैक अपने टॉपिक से हुए, तो उसने आपका वो कर देना है, हाल बुरा कर देना उसने। आपने बस डी ट्रैक नहीं होना, ये चीज आपने जेहन में रखनी है। सीएसएस में सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। आजकल बहुत बच्चे अच्छे पढ़े लिखे आ रहे हैं, बड़ी मेहनत करने वाले बच्चे आपकी तरह मतलब पेपर देते हैं, और बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बस आपने ये करना है। और मतलब इसमें फेलियर्स वही होते हैं जो डी ट्रैक होते हैं, जो ऐसे सिर्फ अपने, हाँ मतलब टॉपिक पूछा कुछ है, लेकिन वो चूंकि उनका नॉलेज ज्यादा होता है, उन्होंने बहुत स्टडीज की होती हैं, आर्टिकल्स को, बुक्स को, टीचर्स की बातें सुनी होती हैं, तो वो अपनी बीच में कहीं थोड़ा बहुत वो पटरी से उतरे नहीं, और उनका वहां पे बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपने सिर्फ टू दी पॉइंट चलना है, टू दी पॉइंट चलना है। ठीक है, तो ये तो मैं जोन आपको वैसे ही बता रहा था कि चलें आपको थोड़ा सा इसका पता चल जाए। और टॉपिक भी मैं सिर्फ ये नहीं रखता जेहन में कि मैं सिर्फ सवाल ही आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं हाँ जी आउटलाइन को भी जेहन में रखता हूँ कि मैं उसे एक्स्ट्रा भी बता दूं आपको, कि जिस हवाले से भी वो उस टॉपिक में से पूछे
तो आपके पास जो मटेरियल कंप्लीट होना चाहिए, मैं इस हवाले से थोड़ा सा ना लेके चलता हूँ। लो ठीक है। लैंड का मैंने बता दिया आपको, जिसमें क्लाइमेट का भी पता चला। ये हम लो लैंड एरिया में रहते हैं, जो लाहौर है, मतलब जो पंजाब है पूरा या जनूबी पंजाब, ये लो लैंड एरियाज में आते हैं। अब कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज में इंडस का डेल्टा आता है, कराची आता है, मकरान आता है, कोस्ट है। कराची और गवादर मेन इसके एरियाज हैं। क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय सी ब्रीज, मतलब वहां पे समुद्री हवाएं चलती हैं। तो द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस कीप द टेम्परेचर लो। उसके अलावा लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपको पता है कि यहाँ ये बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं हमारे, और हमारे ट्रेड हब हैं कराची और गवादर, आपको पता है। अब गवादर और कराची के बारे में मैंने क्या बताना है, आपको सारा पता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, कौन कौन से फैक्टर हैं उसमें? लैटिट्यूडनल इफेक्ट है, उसमें कंटिनेंटल इफेक्ट है, लैटिट्यूडनल और एंगल ऑफ सन है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है वैसे, मतलब एक चीज में इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए ये चीजें मैंने डाली हुई हैं, लेकिन असल में हमारा ये नहीं है। ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, उसकी डिप्लीशन हो रही है, तो फ्लडिंग आती है ज्यादा। जब देखो गर्म होता है मौसम तो आइस पिघलती है, पानी नीचे आता है तो फ्लडिंग होती है, और ये ऑलमोस्ट आपने देखा कि हर साल होती है। मेजर एडवर्स इफेक्ट्स जो है ना, अब ये क्या है, तो मूनसून जो है वो बढ़ता है। मूनसून का क्या मतलब है? वैरायटी ऑफ मूनसून आता है, क्या मतलब? बारिशें बरसाने वाला सिस्टम, ठीक है। मोर रैपिड रिसेशंस ऑफ, ये जो क्राकरम वाले ग्लेशियर्स हैं, थ्रेटिंग आईआरएस फ्लोज, रिडक्शन इन कैपेसिटी ऑफ नेचुरल रिव्यूज ड्यू टू rise in snow line, increased risk of floods and drought, and increased water demand, severe water stressed conditions in arid areas and semi-arid regions, फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है, वहां पे फसलों को बहा के ले जाते हैं, स्पेशली जो डेल्टा का एरिया है वहाँ। तो हेल्थ के रिस्क यहाँ पे जो है वो ज्यादा होते हैं। एग्रीकल्चर के इफेक्ट्स जो है ना, आपने वहां पे क्या कहना है? आपने एग्रीकल्चर के इफेक्ट्स नहीं कहना, आपने कहना है इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, ठीक है। ये क्योंकि ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी का ही हिस्सा है, तो आपने इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी कहना है। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री, सारी बात है। और डायरेक्टली जो लोग एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, डायरेक्टली 47% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जो अपनी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से अर्न कर रहे हैं। तो ये सेक्टर जो है 24% जीडीपी को कंट्रीब्यूट भी करता है, आपको पता है। और जो इंडस वैली है, यानी वो एग्रीकल्चरल एरियाज जो इंडस रिवर के साथ साथ आते हैं, इज द क्रेडल ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर, ठीक है। उसी की वजह से पाकिस्तान का एग्रीकल्चर का जो झूला है ना, वो झूलता रहता है। तो इट प्रेजेंटली थ्रेटेंड बाय द वेगरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन आजकल थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज कैसा क्लाइमेट चेंज? जब सनी सीजन होता है और आइस ज्यादा पिघलती है, पानी नीचे आते हैं, और बरसात का सम टाइम होता है, तो जब वो फ्लड्स आते हैं तो फ्लड्स इन एरियाज में जो क्रॉप्स हैं, हजारों एकड़ क्रॉप्स को फ्लड्स बहा कर ले जाते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज भी उसकी वजह से फिर उनकी अवेलेबिलिटी भी रिड्यूस होती है, विच अल्टरिंग द क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो ड्रास्टिक रिडक्शन इन सीरियल प्रोडक्शन, बहुत हद तक कमी आती है कुछ क्रॉप्स की प्रोडक्शन में, जैसा कि वीट है, जैसा कि राइस है, एज वेल एज कॉटन एंड शुगर केन। तो साउथर्न पाकिस्तान जो है, यील्ड ऑफ मेजर सीरियल्स predicted to decline by 15 to 20% by regional climate change model। तो सिर्फ रीजनल क्लाइमेट चेंज की वजह से 15 से 20%, अगर आप किसी एरियाज की 15 से 20% यील्ड अगर कम हो जाती, इफेक्ट होती, ये तो बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। इमरान खान साहब बार बार यही बात करते हैं
कि इस दफा हमारे बारिशें बड़ी हुई थी, इस दफा हमारे फलां एरिया में बारिशें नहीं हुई थी, इस वजह से यील्ड कम हुई। तो वो क्लाइमेट चेंज की बड़ी बात करते हैं हमेशा। मतलब वो ये जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज को उस तरफ ले जाते हैं कि जी चूंकि हमारी प्रोडक्शन ही कम हुई थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस वजह से भी शॉर्टेज है हमारे यहाँ। तो इन नॉर्दर्न एरियाज माइनर इंप्रूवमेंट्स इन यील्ड ड्यू टू इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ ग्रोइंग पीरियड। इसके अलावा और भी काफी इसकी जस्टिफिकेशंस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं आपको ये पीडीएफ में शेयर भी करूंगा अभी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं, आपने कहना है कि इकोनॉमिक इफेक्ट्स ही हैं। हाँ, इकोनॉमिक इफेक्ट्स के अंदर आप सब हेड बना लें कि मेन इकोनॉमिक है, मतलब इकोनॉमी इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी है। सब हेड में आप जाके लिखें इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। So industrial sector contribute to GDP is about 18.5% in Pakistan. Industrial sector has employed almost 13% of the labor force in Pakistan. Climate changes have affected the industrial sector of Pakistan because of its dependency on the agriculture sector. Warm oceans have affected the fisheries in Pakistan. तो जब मौसम जो गर्म होता है तो वो आपकी जो फिशरी इंडस्ट्री है उसको काफी हद तक वो करता है, अफेक्ट करता है। हेल्थ के ऊपर जो वाटर रिलेटेड इलनेस है, फूड सेफ्टी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, इसके इफेक्ट आते हैं। अब ये देखो प्योरली इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स प्योरली है। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपकी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में, उसके ऊपर इफेक्ट आते हैं। मसलन पता है क्या होता है, फ्लड्स की वजह से आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है। फ्लड जब आते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, ट्रेन की पटरियां खराब हो जाती हैं, आपके ग्रिड स्टेशन सारे के सारे तबाह हो जाते हैं। मुजफ्फराबाद का जो ग्रिड स्टेशन था, फ्लड्स के पानियों से ऐसे हुआ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा खराब हो जाता है। इकोनॉमी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस करती है। The net effect of climate change on regional and national economies is projected to largely negative. तो जो हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी रीजनल यानी सूबाई की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे पंजाब में जनूबी पंजाब है और दूसरा पंजाब है, इसी तरह केपी के है या सिंध है, तो रीजनल क्लाइमेट चेंज की वजह से रीजनल और नेशनल इकोनॉमी जो है वो नेगेटिवली मतलब आउटपुट दे रही हैं, वो नेगेटिव में जा रही हैं उनकी जो एक्टिविटी है। तो लॉस ऑफ एग्रीकल्चर रेवेन्यू भी होता है, मतलब सारी बात है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आउटपुट कम होती तो आप जो कमा सकते थे, जो सरप्लस था, वो तो नहीं हो सका, तो फिर आपका रेवेन्यू भी उसमें जाता है, लॉसेस में जाता है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ फॉर मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ट्यूबवेल्स आपको लगाने पड़ते हैं, आपको और मतलब काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, उसके लिए आपको कोस्ट लाइंस के साथ साथ डिजीजेस बड़ी आती हैं और हेल्थ रिस्क होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बड़ा एक ड्रैग आ जाता है इस वजह से। इसके अलावा दी ड्राट हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन दी कंट्रीज इकोनॉमी। मतलब अभी आप देखें थार का जो इलाका है, सिंध का जो थार का इलाका है, वहां पे ड्राट वो 12 महीने वहां पे ड्राट ही रहता है। मतलब वहां पे लोगों को खाने पीने को ही पूरा नहीं मिलता, नेसेसिटीज ही पूरी नहीं होती, वहां पे कहत साली रहती है हमेशा। आप कभी थार का एरिया आप विजिट करें, जाके देखें, आपको पता चलेगा अच्छा ऐसी भी जिंदगी है। यानी पानी पीने के लिए गंदे जो लेक्स हैं वहां पे उनको जाना पड़ता है, 6-6 किलोमीटर बर्तन उठा के गंदे लेक्स पे जाना पड़ता है, वहां से गंदा पानी ला के वो पीते हैं और बच्चों की खुराक पूरी नहीं होती, बच्चे भूख से मर रहे हैं वहां पे। ये जो अपना एरिया है थार का, लाड़काना के साथ साथ का एरिया, वडे साई का,
तो वहां पे ऐसा होता है। तो ड्राट जो है वो कंट्री की इकोनॉमी को भी बड़ा अफेक्ट करता है। उसके अलावा एंटीसिपेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5% कुड नॉट बी अचीव, यानी हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो कोई 4.5% और बढ़ सकती है, जो कि नहीं बढ़ रही। रेमेडीज क्या है? रेमेडीज हम लाजमी देते हैं। रेमेडीज जो है वो हमारा कोई इररेलेवेंट नहीं होगा, उसको एक पैराग्राफ में हम रेमेडीज को लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड स्ट्रिक्टली डेवलप अ पॉलिसी फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर ऑफ पाकिस्तान, कि जिन फ्लड्स की वजह से सोल इरोशन होती है, जमीनी कटाई होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, हमें वहां पे जंगलात लगाने होंगे, दरख्त लगाने होंगे ताकि सोल इरोशन ना हो, जमीन की कटाई ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह ना हो, फ्लड तबाहकारियां ना करे। और क्लाइमेट जो है वो जब आप दरख्त ज्यादा लगाएंगे तो क्लाइमेट चेंज फेवरेबली होगा। इस तरह के आपका जो गर्मियों का मौसम इतना बड़ा होता है, आइस पिघलती, फ्लड आते हैं, वो नहीं आएंगे, आपकी इकोनॉमी को तबाही नहीं इतनी ज्यादा मिलेगी। यूटिलाइज सरफेस वाटर इफेक्टिवली, यानी जो सतह जमीन पे आपको पानी मिल रहा है उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि वो जाया हो, तबाहियां करता हुआ समंदरों में गिरे। उसको इस्तेमाल करना होगा डैम बना के, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ग्राउंड वाटर। ठीक है, हमें बजाय इसके कि हम जेरे जमीन से ट्यूबवेल्स के जरिए पानी निकालें, जो ऊपर कुदरत की तरफ से या ग्लेशियर से पिघल के या बारिशों का पानी आता है, उनको डैम्स में स्टोर करके हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते। गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव एक्शंस टू रेगुलेट एग्रीकल्चर सेक्टर टू ड्रिप इरिगेशन मेथड, यानी पूरी दुनिया में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोग अपनी क्रॉप्स को शॉवर्स के जरिए पानी देते हैं, और उतना पानी देते हैं कि जितना पानी नीडेड होता है, जरूरत उसकी होती है। हम क्या करते हैं, हम नदी नालों से और मतलब कैसे कैसे हम पानी देते हैं, वो कहीं पे ज्यादा पानी चला जाता है और कहीं पे जाता ही नहीं है, तो उसे सोल इरोशन भी होती है और वो आउटपुट भी नहीं आता उसकी वजह से। तो हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे जाना होगा, शावर्स के जरिए अपनी क्रॉप्स को पानी देना होगा। स्कूल है, हाई स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है, उनके करिकुलम में हमें चेंजेस करनी होगी, उसको इस तरह डिजाइन करना होगा जिसमें हम क्लाइमेट चेंज पे फोकस करें, और हर जो स्टूडेंट है उसे क्लाइमेट चेंज के बारे में आगाह होना चाहिए और उसके रेमेडियल मेजर्स भी उसको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्लाइमेट चेंज का टॉपिक था जो यहाँ पे एंड होता है। आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप कर लें। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलें ठीक है बच्चे, आज का हम लेक्चर एंड करें। कल इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।